बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर PTI को नोटिस जारी करते हुए दरखास्तों पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई है। सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक भी हो गया है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है जिसे सियासत का पता ही नहीं था, उसे मुसल्लत किया गया था। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुल्क के साथ ज्यादती किसने की, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्या नवाज शरीफ साहब एहतसाब की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने आज इशारा किया है, दोबारा एक बार फिर उनका इशारा जो है वो एहतसाब की तरफ गया है कि अगले 2 महीने के बाद इंशाअल्लाह 8 तारीख की शाम जो है इस वक्त नतीजे आ रहे होंगे और ये वाज़े होना शुरू हो गया होगा कि कौन सी जमात कितने वोट टेके। नवाज शरीफ साहब सादा अक्सरियत से या 2/3 अक्सरियत से इक़्तिदार में वापस आ रहे हैं। 8 फरवरी और 2 महीने के बाद हुकूमत नई जो है वो बन जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज जो बात की है कि उन लोगों के साथ भी मतलब ये भी पता करना पड़ेगा कि दूध का दूध पानी का। तो मगर मियां नवाज शरीफ साहब के जहन में ये बात बज़ाहिर लगता है कि है भी। दूसरी तरफ जो है वो बाकी ये भी हो सकता है कि एक सियासी सा बयान हो उनका। और मुलाकातें जहांगीर तरीन साहब वगैरह के साथ उनकी हो रही हैं। कौन किसके सामने इलेक्शन लड़ेगा, हिज़्ब इख्तिलाफ में कौन होगा। मैं एक सवाल पिछले 1 महीने से पूछ रहा हूँ कि अपोजिशन में कौन होगा। तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी या पीपल्स पार्टी उधर बैठेगी, हुकूमत साजी करेगी या क्या होगा, तो ये अभी तक कुछ वाज़े नहीं है कि इसकी सबबंदी किस तरह से होगी। अगले हफ्ते शायद इलेक्शन शेड्यूल आ रहा है और फैसले होने जा रहे हैं बहुत अदालतों से। तो फिर देखते हैं, अभी तो पॉलिटिकल कैंपेन और ये सारा अभी तो रंग रूप इस पे आएगा इलेक्शन से पहले। लेकिन मैं और सिक्योरिटी के हवाले से आज बहुत अहम बात की है सरफराज बुगटी साहब ने। मुल्क में जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब समेत दीगर सियासतदानों को भी थ्रेट्स हैं शदीद। और ये वो बात है जो मैं पहले भी करता रहा हूँ कि सिक्योरिटी क्राइसिस, इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी और मुल्क में स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये महंगाई, मतलब खारजा पॉलिसी, ये वो हैं जो रियासत के कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं। बाकी हुकूमतें आती हैं, इलेक्शन कैंपेन आगे पीछे दाएं बाएं ये सारे वो चलता रहेगा। एक बात इसमें जो गज़ा के हवाले से और ख़ित्ते में बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन मैं यूँ ही आज एक बात मेरे जहन में आई कि इससे कतई नज़र के आप हमास के ने जो कुछ किया उसको पसंद करते हैं, आप हमास के ख़िलाफ़ हैं, आप वहाँ जो गज़ा में जो फ़लस्तीनी हैं वो दहशतगर्द हैं सारे, या वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो बमबारी हो रही है उसको आप सही समझते हैं, आप गलत समझते हैं। जो भी दुनिया में ज़ाहिर है 2 ही इस वक्त ख़यालात हैं ना, वहाँ सीज़ फायर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। 18,000 के लगभग शहादतें हो गई हैं। एक बात पे सिर्फ ज़रा गौर करें, इसको बिल्कुल यानी कहते हैं ना कि अपने जहन से बिल्कुल ना इस तरफ की साइड लें और ना इस तरफ की साइड लें कोई, और वैसे ही सोचें कि हमने बड़ी जंगें देखी हैं, यानी जंग अज़ीम पर देखी है, पढ़ी है, देखने से मुराद को समझा है, पढ़ा है। दोनों बड़ी जंगें, बाकी जो जंगें होती रही हैं, जो वॉर ऑन टेरर के दौरान भी अफ़गानिस्तान, इराक़, लिबिया, उस अरब स्प्रिंग आई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं गज़ा में, आप ये देखें कि 2 महीने गुजर गए हैं। अच्छा, ऐसे मौके पे सबसे ज़्यादा जो आसान तरीका होता है ना, वो ये होता है कि ये पैगाम है गज़ा की तरफ से तमाम दुनिया के हुक्मरानों को और उनके अवाम को और उनकी जो एलीट्स हैं। अब ये देखिए कि ऐसे मौके पे सबसे आसान काम ये होता है कि क्योंकि ज़ख्मी होते हैं ना लोग, ज़ख्मी हैं लोग, भूखे हैं, घर गिर गए, किसी का बाप ज़ख्मी है, किसी के बच्चे
किसी को कोई जला हुआ है, कोई दवाइयाँ नहीं है, एनेस्थीसिया के बगैर ऑपरेशन, हाथ काट रहे हैं, किसी की टांग काट रहे हैं, किसी की आंखें चली गई हैं। आप ये देखें कि वहाँ पर एक तो जंग हो रही है ना, लेकिन उसके साथ साथ ऑफर्स कितनी की गई होंगी। मतलब वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को जाके आपके ख्याल से ये नहीं कहा गया होगा कि बताओ कहाँ पे हैं ये लोग, तो इतने हज़ार या इतने लाख डॉलर और ख़ामोशी से तुम्हें बाहर भी निकाल देंगे और किसी मुल्क का पासपोर्ट देके वहाँ पे घर भी बड़ा सा ले देंगे और किसी और नाम से ज़िंदगी भी गुजारना। इस तरह की कितनी ऑफ़र्स वहाँ पे गज़ा में कितने लोगों को की गई होंगी। अच्छा, इस तरह की बातें कितने बच्चों से की गई होंगी। अमूमन बच्चे बता देते हैं, वो परेशान होते हैं ना, वो बता देते हैं कि वहाँ पे छुपे हुए लोग, वहाँ पे रखा है, वहाँ पे कुछ सुरंग है, वो मुखबरी बच्चे, मतलब बच्चों को वो ज़्यादा ऐसे मौके पे ना, मतलब बच्चों को तो चॉकलेट और टॉफ़ी किसी बच्चे को दिखा दे दें, किसी बच्चे को खिलौना दे दें, कोई बच्चा घूम रहा है कोई। और ये जो है आप ये देखें कि ये वो किसी कहीं 2 महीने में आपने बात सुनी कि उनमें से किसी वहाँ पर कोई तहरीक इस्तेकाम गज़ा पार्टी बन गई हो, कोई जो है वो पैट्रियट हमास पैट्रियट बन गई हो, कोई मतलब है कि कोई वहाँ पे कोई इस किस्म के नमूने तमाशे। इवन अफ़गानिस्तान में भी आप देखें कि जब वॉर ऑन टेरर हुई है तो वहाँ पर भी ग्रुप्स बन गए थे ना, एक ग्रुप उनके साथ है, एक ग्रुप उनके साथ है, अच्छे बुरे जो भी, लेकिन खेल तो पैसा था ना पीछे। आप इराक़ पे देखें, आप सूडान में देखें, आप लीबिया में देखें, अब दुनिया के, अब लातीनी अमेरिका में देख लें, आप ईरान में देख लें, जब ये मोहम्मद मुसद्दिक का मामला था, तो हमेशा ये होता है कि कोई एक ना एक साइड बिक जाती है, कुछ अंदर के लोग बिक जाते हैं, ठीक है, अंदर के लोग बिक जाते हैं जी। और मैं इसमें अपने मुल्क के, मतलब हर दुनिया में, आप हर जगह देखें ना, हर जगह पे राय तकसीम हो जाती है ना, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हर जगह। लेकिन आप ये देखें कि वहाँ पर इस पूरे अरसे में कोई एक बच्चा कोई ऐसा नहीं मिला जिसको एक टॉफ़ी या चॉकलेट दे दी हो हाथ में और उसने कहा हो कि वो वहाँ पर ये गमाली छुपा के रखे हुए हैं, या वहाँ पर जो है वो हमास का, बच्चों को पता होता है इतना सा गज़ा है, बिल्कुल, ठीक है। या किसी नौजवान को कहो कि यार तुम अपनी माँ को लेके निकलो भाई, ये पासपोर्ट पकड़ो, वो फलाने जजीरे पे जाके दुनिया की अपनी ज़िंदगी गुजारो, इतने हज़ार पाउंड पकड़ो और ये इतने हज़ार डॉलर पकड़ो। नहीं, तो ये कुछ, मैंने आपसे कहा ना, चाहे आप उनको बिल्कुल बुरा कहें, आप उनसे बिल्कुल उनके ख्यालात से आप मतलब फ़लस्तीनियों को एक बहुत बड़ी चाहे गालियाँ दें, जो मर्ज़ी कहें, लेकिन आप देखें कि इन्होंने तारीख़ ऐसी रकम की है कि कोई एक आदमी, एक शख्स इस वक्त नहीं बिका इनमें से, बच्चों से लेके 18,000 लोग चले गए दुनिया से, और इनमें से किसी ने अपने आप को फ़रोख्त नहीं किया ऐसे मौके पे। ऐसा कहीं नहीं हुआ। ये सीरिया में भी हो गया था कि वो आधे लोग टूट के बशर अल असद के साथ उनके फ़ौज के लोग मिल गए थे, बगावत हो गई थी। ये वहाँ में गज़ा में नहीं हुआ। तो उसको आप देखें और आप बाकी दुनिया को देखें, कोई, या फिर आपको उस तरह के लोग नज़र आते थे जे गुवेरा या नेल्सन मंडेला के साथ, या कास्त्रो के साथ, या माओ तुंग के साथ एक ज़माने में, जो कहीं असूलों पे खड़े होते थे। लेकिन हालिया तारीख़ में ये कोई ऐसा अजब सा मामला है कि वहाँ से वहाँ पे कोई बिका नहीं, कोई मतलब जाने चली गई, सहाफ़ी भी चले गए। सहाफ़ियों के लिए क्या मुश्किल था, आज भी एक वहाँ रॉयटर्स के सहाफ़ी को, सहाफ़ियों के लिए क्या मुश्किल था, सहाफ़ी घूम रहे हैं, वीडियो बना के वो एक दे दें, इंफॉर्मेशन पास कर दें इस्राएली फ़ौज को। नहीं, करैक्टर कहें इसको या इसको जो भी कहें, लेकिन एक तारीख़ में बात तो लिखी जाएगी ना कि इनमें से कोई, किसी ने पैसे नहीं पकड़े ऐसे मौके पे, जो कि कितने ख़जाने खुल गए होंगे। आप देखें ना, कोई बिका नहीं है। फ़ोन लेके चले जाओ, वहाँ जाके तस्वीर उतार के ले आओ, कुछ नहीं। तो ये अब मतलब इसके बहुत सारे पहलू हैं। मैंने आपसे कहा ना कि आप बिल्कुल गलत कहें हमास को, बिल्कुल जो मर्जी कहें फ़लस्तीनियों को, इस पूरे अरसे में उनका बड़े लोगों बहुत पैसा कमा सकते थे, नहीं कमाया।
अच्छा आप देखें ना, बाइडन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अरब दुनिया आ रही है जा रही है, ब्लिंकन आ रहे हैं जा रहे हैं, मैक्रों आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं मतलब है कि बस। और अरब ममालिक भी, मुसलमान ममालिक भी, कुछ हाँ भी हैं भी नहीं भी हैं, ये भी है। और फ़लस्तीनी ना कोई टीवी देख रहे हैं, ना वहाँ पे टेलीफोन है, ना कुछ, अंधेरों में वो लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। और उनमें से कोई मुखबिर नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि बाहर कोई दुनिया, कोई अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन बिका कोई नहीं। और इसको आप ज़रा बाकी दुनिया के साथ अब मिला के देखें तो आप देखें कितनी ऐसे करके इशारा होता है एक अपोजिशन लीडर को या किसी एक पार्टी को इशारा होता है, वो पहचानता ही नहीं किसी को, पकड़ता है वो साइडों पे, तो फौजें टूट जाती हैं। सूडान में देखें ना, लड़ रहे हैं आपस में, उसके साथ वो मुल्क है तो उसके साथ वो मुल्क है, लीबिया में देख लिया। लेकिन कमाल के लोग हैं फ़लस्तीन के लोगों ने, गज़ा के लोगों ने कमाल तारीख़ लिखी है। अच्छा, इसमें जो 2-3 बातें हैं आज, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। एक तो ये है कि सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो, अच्छा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जब उनकी मुलाकात शुरू हुई ना, तो प्रेसिडेंट पुतिन जिन्होंने आज ऐलान किया कि वो 5वीं दफ़ा भी सदर बनेंगे, ठीक है, अगली टर्म भी लेंगे। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि मैं सोच रहा था कि तेहरान उतर जाऊँ, सऊदी अरेबिया से मैं सीधा ईरान आ जाऊँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि आपका जहाज़ परवाज़ कर चुका है। तो मैंने तेज़ी के साथ मैं मॉस्को पहुँचा, तो मॉस्को में फिर उनकी मुलाकात हुई ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से। अच्छा, ये यानी दोनों मुल्क जिन पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, और दोनों मुल्क आप देखें कि इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। मैंने कहा ना, सैंक्शंस का हथियार इतनी बुरी तरह से नाकाम हुआ है। सॉफ्ट प्रेशर यही होता है ना, आप कहें कि सैंक्शंस लगा दो, पाबंदियाँ लगा दो, दूसरा होता है कि हमला कर दो। तो पाबंदियों का हथियार तो ख़त्म हो गया, और जंगों के नतीजे में क्या हो रहा है वो हमारे सामने। तो ये एक बड़ा, अब एक इस जो नया मंजर दुनिया में आ रहा है, इसके अंदर ये बड़ा चैलेंज है। बहरहाल तो इनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात में दोनों ओपेक प्लस में हैं, दोनों ब्रिक्स में हैं, दोनों पे पाबंदियाँ हैं, और दोनों की तारीख भी बहुत अच्छी नहीं है जी। दोनों की तारीख जो है वो कोई अच्छी नहीं। आज से 100 साल पहले ये दुश्मन थे एक दूसरे के, बहुत बड़े दुश्मन थे। रूस जो है ये 1907 1906 या 7 का जो एग्रीमेंट था, जो बरतानिया और रूस के दरमियान हुआ था, बरतानिया और रूस के दरमियान, तो उस डिक्लेरेशन के नतीजे में ईरान जो है वो तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम हो गया था, और उसका जो तेहरान और जो है वो इस्फहान और ये जो शुमाल के इलाके हैं सारे, ये काफ़ी हद तक चले गए थे रशिया के तसल्लुत में, और जो जनूब का इलाका था वो बरतानिया के पास आ गया था, दरमियान में एक न्यूट्रल इलाका था, इस्फहान भी, ये सारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। और फिर ये एक ऐसे भी हालात आए थे कि शुमाल में जो है, ये जब इनकलाब रूस आया तो वहाँ से लोग भाग के इधर आ गए। इनकलाब रूस के बाद जब वहाँ पे तो बहुत से लोग रशिया के, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे, तो यहाँ आके भाग गए। यहाँ आके उन्होंने यहाँ आके उन्होंने एक स्टेट अनाउंस कर दी उस ज़माने में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक रियासत उन्होंने अनाउंस कर दी, सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है ना। वो थोड़े दिनों तक चली, लेकिन वो पर्शियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, ठीक है ना, ये एक अलहदा रियासत बन गई। वो थोड़े दिन चली, उसके बाद ही ख़त्म हो गई। तो बाकायदा यहाँ एक रियासत बन गई थी ये शुमाली इलाके में। और ये 2 हिस्सों में जो है ना, ईरान का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, ये ऊपर रशिया और नीचे जो है ये जो है आप समझें कि बरतानिया। और फिर उसके बाद जो है ये दूसरी जंग अजीम में, तो हमें पता ही है दूसरी जंग अजीम, ये रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो इसमें तेहरान भी है, ठीक है। और नीचे जो बरतानिया का हिस्सा है, इसमें जो है वो ये जनूबी हिस्सा है, लेकिन ऊपर इस्फहान भी है, ऊपर जो है काफ़ी अहम जो शहर हैं वो सारे ऊपर है, गिलान का इलाका ऊपर है, और ये सारे शुमाली इलाके। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब जंग ख़त्म हुई तो उसके साथ ही फिर ये ख़त्म हो गया, ये माहिदा वगैरह भी ख़त्म, ये रियासत भी ख़त्म हो गई जो सोशलिस्ट रियासत बनी थी। यहाँ ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि सोशलिस्ट रियासत जनाब अंदर बन गई थी, तो उसी चंद महीने रही और उसके बाद ये ख़त्म हो गई।
लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि दूसरी जंग अजीम आई, और दूसरी जंग अजीम आई तो अच्छा ये जो एंग्लो रशियन यानी बरतानिया और रशिया का जो माहिदा हुआ था ईरान के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, तो इनके नतीजे में फिर कजर डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इस माहिदे के नतीजे में जो बादशाह था वो कजर ख़ानदान का ख़त्म करके तो वो फिर रज़ा शाह, कर्नल रज़ा शाह, को पहलवी ख़ानदान बड़े रज़ा शाह और फिर उनके बेटे वो आ गए थे, तो और उनको भी बाद में फारिग कर दिया था, ये हमें पता ही है, फिर उनके बेटे को ले आए थे रज़ा शाह पहलवी को। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि ये फिर ये हुआ कि दूसरी जंग अजीम में यहाँ पर फिर हमला हो गया, फिर रशिया ने और बरतानिया ने हमला कर दिया, इन्वेजन कर दिया। ये बात पहले भी कर चुके हैं कि जी आप जर्मन फौज को जो है वो असला दे रहे, वो तेल भेज रहे हैं यहाँ से, वो आ गए और फिर तेहरान समिट हुई और सारे बैठे और ये उतारा, और रशिया ने यहाँ से जाते जाते जो है वो दो रियासतें फिर अनाउंस कर दी। एक तो आज़रबाईजान की रियासत उन्होंने अनाउंस कर दी, रिपब्लिक, उसका नाम रिपब्लिक ऑफ, एक तो ये आज़रबाईजान है मौजूदा आज़रबाईजान। आज़रबाईजान एक ज़माने में ईरान का हिस्सा होता था, ठीक है ना, तो रशिया के पास चला गया 19वीं सदी में। 19वीं सदी तक आज़रबाईजान, तो रशिया ईरान के अंदर आज तक ही उस बात का एहसास है कि रशिया हमारा आज़रबाईजान ले गया था। 19वीं सदी तक आज़रबाईजान रूस का हिस्सा था, सॉरी ईरान का हिस्सा था। तो बहरहाल जंगें हुई बहुत, और उसके बाद आज़रबाईजान जो था हाथ से निकल गया था पर्शियन एम्पायर के, लेकिन आज़रबाईजान इनका हिस्सा था। और अब देखें आज़रबाईजान के साथ कशीदगी रहती है, लेकिन आज़रबाईजान जो है वो जाहिर है कि अच्छा आज़रबाईजान और ईरान के अंदर एक ज़ाहिर एक पड़ोसी हैं, लेकिन ईरान में ईरान और आज़रबाईजान ये जो शिया मसलक की पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा ईरान और फिर आज़रबाईजान दुनिया में। सही। तो ये दोनों के अंदर बड़ी, लेकिन आज़रबाईजान तुर्की के साथ है और जो ईरान है, और वो ज़ाहिर है तुर्की नेटो का मेंबर है, उनकी अलग पॉलिसीज़ हैं, और ईरान जो है उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ हैं। तो ये इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक तो मशहद को भी रिपब्लिक बना दिया था। मशहद की रिपब्लिक यहाँ से जब रशिया ने जाते जाते वो 3-4 महीने बाद दोनों रियासतें जो हैं वो कोलैप्स कर गई, उनका कुछ नहीं बना। और फिर जाहिर है कि जब सर जंग शुरू हुई तो फिर उसमें तो ईरान अमेरिका के साथ था और शाह ईरान थे यहाँ पे 79 तक, और जो रशिया है वो बिल्कुल सोवियत यूनियन बिल्कुल मुखालिफ में खड़ा था। लेकिन फिर ताल्लुकात अच्छे होने शुरू हुए, मिसाली ताल्लुकात शुरू हुए। लेकिन आज़रबाईजान और ये जो आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को ख़ास तौर पे शिकस्त दी है, तो उसके बाद जो है वो काफ़ी सरहदी तनाज़ात इनमें खड़े होते रहे, लेकिन वो इस वक्त नहीं है। इस वक्त जो है ये इसमें पूरे किस्से में आप ये देखेंगे, जो मैंने उस दिन भी बात की थी, कैस्पियन सी के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ है मॉस्को में, और बताया गया कि जी वो जो आर्मीनिया वो जो एक कॉरिडोर में बन रहा है उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं होगा ईरान को, मतलब सबके सारे मसाइल इसमें मुल्क अपने हल कर रहे हैं। तो सदर इब्राहिम रईसी का जो है वो SCO में ईरान का जाना, ईरान का ब्रिक्स में जाना, और ईरान के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता रहा कि वो यूक्रेन जंग में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है रशिया की। और ये नए ये एक बड़ा आप समझ लेना कि नया एक चेस बोर्ड जो है दुनिया में वो तरतीब पा रहा है। अच्छा, इसमें अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये तो हो गया मसला, और बड़ा आसानी के साथ ये हो गया कि वो इब्राहिम रईसी गए, वहाँ से वापस आए, और बातचीत ओपेक से ज़्यादा गज़ा पे हुई। दोनों के दरमियान जितनी स्टेटमेंट, जितना वक्त दोनों ने गुजारा वो गज़ा और इस पूरे उस पर गुजारा। अच्छा, मुल्क कौन से हैं? मुल्क हैं यानी आप ये देखें ना कि प्यूटिन जो हैं वो प्रेसिडेंट प्यूटिन सऊदी अरेबिया से और UAE से वापस आ रहे हैं, और उसके बाद ईरान, और उसके बाद प्रेसिडेंट प्यूटिन के आने से पहले अर्दोगन कतर गए थे, कतर में GCC के इजलास में शरीक हुए थे। आप ये देखें कि पूरा एक बड़ा सा, और यूनान और टर्की का आपस में मामला हल हो गया। अच्छा, अब जो है वो ये है कि कुछ देर के बाद अभी अक़वाम मुत्तहिदा में मुत्तहिदा अरब अमारात करारदाद पेश करेगा। ये सारे जो वज़रा हैं सऊदी अरेबिया
और तुर्की और जॉर्डन और ये वज़राए ख़ारजा, सारे वज़राए ख़ारजा, फैसल बिन फरशद, फैसल बिन फरहान और बाकी लोग, ये सारे वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पर ख़ुद मौजूद हैं। हालांकि मंदूबीन होते हैं तो वो भी पेश कर सकते हैं, लेकिन ये ख़ुद मौजूद हैं और ये वहाँ पे करारदाद पेश करेंगे जंग बंदी की। गालिब इम्कान ये छठी दफ़ा करारदाद पेश होगी। गालिब इम्कान ये कि अमेरिका फिर वीटो कर देगा। जितनी दफ़ा वीटो करता जाएगा बाइडेन इंतज़ामिया अमेरिका को उतनी ही आइसोलेशन में लेके जाती जाएगी दुनिया में। जितना आप इसको जितनी दफ़ा वीटो करेंगे उसके नतीजे में मज़ीद आइसोलेशन की तरफ जाते जाएंगे और इसमें हर जगह जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी जगह पर बात थोड़ी से धीमे होकर सुन भी लेनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि आज एक अजब मामला ये हुआ है कि दो तीन बातें बड़ी अजब हुई हैं जिसके ऊपर बाइडन देखें, अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडन को ही इलेक्शन में, मतलब ट्रंप का आना तो एक बर्बादी है ना, तो बाइडन इंतज़ामिया जो है वो किस तरह से अब चीज़ों को संभालती है। क्योंकि देखें उधर यूक्रेन बिल्कुल उसको साइन ऑफ कर दिया और आज रशिया ने कहा कि हम इनके साथ कोई पीस टॉक्स नहीं करेंगे, अब जो भी होगा वो हमारी टर्म्स पे होगा। और उसके साथ ही जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से ये कहा गया कि आप हूतीज़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी मैंने कल भी बात की थी कि इस बात को पे ज़रा गौर करें इंसान कि हूतीज़ के लिए ईरान नहीं, सऊदी अरेबिया अमेरिका को मैसेज कन्वे कर रहा है कि जी आप हूतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, सऊदी अरेबिया के जो मिनिस्टर डिफेंस हैं खालिद बिन सलमान, जो मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, वज़ीर दिफा, वो उनकी मुलाकात हुई है ऑस्टिन लॉयड से। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ये जो 9th स्लाइड है उनकी, ऑस्टिन लॉयड सेक्रेटरी डिफेंस जो है, ये भी ज़ाहिर है कि उलझी हुई जंगी हैं, पेचीदा मामलात हैं, ये लोग क्या करें। लेकिन ये कि कुछ तो ज़ाहिर है कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है, तो उसमें जो इनका एलामिया जारी हुआ है, मुलाकात हुई है उनकी वाशिंगटन में, और उसमें ये हुआ है कि इसमें हूतीज़ के ऊपर हूतीज़ डिस्कस हुए हैं, ये हुआ है वो, ये मुलाकात उस मैसेज, इस मुलाकात में गालिबन वो मैसेज गया है कि जी आप हूतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, हूतीज़ जो हैं उन्होंने तो उनका मैसेज सऊदी अरेबिया ने दिया है और ये मैसेज जो है फिर आगे से अमेरिकन्स ने इसराइल को मैसेज दे दिया है कि आप भी हूतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये एक हैरान कुन बात है, मतलब ये एक हैरान कुन बात है कि अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि जी आप हूतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये बात वो कह रहा है इसराइल से। और इसराइल से ये बात कहना जो है इस मरहले पे, यानी इसराइल आप देखें ना कि चारों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पे रेड सी के अंदर, बहरा अमर में, और वो अमेरिकन कह रहे हैं कि जी वो सऊदी अरेबिया की तरफ से मैसेज आया है। ज़ाहिर है कि लेकिन ये है कि इसमें जो है वो अगर मतलब वहाँ पर ये जंग जो है वो आप करेंगे, उनके अगेंस्ट जाएंगे, तो वो उसके नतीजे में फिर मामला जो है वो ख़राबी की तरफ हो जाएंगे। ये 7वीं स्लाइड है साइन टाइम्स ऑफ इसराइल की। इसको पढ़ के तो अब क्या है, मतलब क्या अमेरिका और ये तो है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है इसराइल की फ़ौज के अंदर, क्योंकि उनके आज जो है वो फॉर्मर आर्मी, यानी अमेरिका ने इसराइल से कहा कि नॉट टू रिस्पॉन्ड अटैक्स फ्रॉम ईरान बैट हूतीज़। ओ भाई, हूतीज़ ने वो जहाज़ उनके अगवा कर रहे हैं, उनके हर दूसरे दिन किसी इसराइली के कमर्शियल जहाज़ के ऊपर वो कूद जाते हैं, कभी वो उसे रॉकेट मारते हैं। ये उनको कह रहे हैं कि जवाब नहीं दो, क्योंकि मैसेज सऊदी अरेबिया ने दिया है कि ये यहाँ पर मामला ख़राब हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से जंगबंदी हुई है, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए। ये दिन भी आना था। इसराइल अब कह रहा है कि भाई अगर यहाँ पे अंकल सैम हमारे ऊपर जो ये रोज़ रॉकेट मार रहे हैं, हमारे जहाज़ों को उठा के ले जाते हैं, उसमें बच्चे कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, टिकट लग गए हैं, मतलब हमें बताओ ये जनूब में कहाँ से आ गए हैं। मतलब हम उधर हिजबुल्लाह, उधर गज़ा गले पड़ा हुआ है, उधर वो मगरबी किनारे में जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे पता नहीं कितनी शहादतें हो गई। ये रोज़ रॉकेट मार के हमारे जहाज़ पकड़ के, इनके पास इंटेल भी होती है कि वो
उंगर ख़ानदान के बच्चे के उसके पोते के चचा का जो है ऑफशोर कंपनी का जहाज़ था, वो वहाँ रोक लेते हैं। ये क्या मुसीबत है? और अमेरिकन कह रहे हैं कि अभी नहीं करो, सऊदी अरेबिया ने कहा है तो जंग फैल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, भी हौसला करो, हिम्मत हौसला बर्दाश्त करो। तो वो एक अजीब मसला है, एक अजीब रौला पड़ा हुआ है। और उसके साथ ही पॉलिटिको ने जो बड़ा एक उनका बड़ा एक जरीदा है, वो 8वीं स्लाइड, नो यूएस प्लान्स टू स्ट्राइक द हुतीज येट। तो मतलब हुतीज पे हमला भी नहीं करना, वो ख़राब हो जाएगा। तो करना क्या है फिर? हुतीज को क्या करना है? मतलब जहाज़ खड़े हुए हैं, जहाज़ों पे हुतीज, अब तो हुतीज तो हम मज़ा आ गया, हुतीज के तो मज़े आ गए। चलो चलो यमन चलो, तो हुतीज सबसे वो मज़े थे, ना उन पर कोई हमला कर सकता है, ना उनसे पूछ सकता है, ना उनसे कुछ करता है। अच्छा, दूसरा जो मामला जो ख़राब हुआ है, बहुत ख़राब, वो ये है कि आज अमेरिकन एनुल असद पे नहीं, एनुल असद एयरबेस पे नहीं, ये हरीर एयरबेस पे नहीं, इरबिल के किसी फ़ौजी अड्डे पे नहीं, जो बगदाद में अमरीकी सफारत खाना है जो कि ग्रीन जोन है, उस पर अटैक हुआ है आज। उस पर रॉकेट्स मार दिए डायरेक्ट। पहले तो ये था ना कि जो 2500 फौज है अमेरिका की, तो वहाँ पर अटैक हो गए हैं। और मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, ठीक है, चौथी स्लाइड, यूएस एम्बेसी इन बगदाद अटैक विद रॉकेट्स, नो कैजुअल्टीज। अच्छा, अब इशू ये है कि इसको अगर आप देखें ना, 2500 इस वक्त फ़ौज है इराक़ में, और इराक़ में बगदाद में जिन लोगों को जाने का इत्तेफाक हुआ है बगदाद के उस ग्रीन जोन में, ये जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी अगर है अमेरिका की तो वो बगदाद में है, ग्रीन जोन में, और पूरा शहर है और उसमें हाउसिंग की भी फैसिलिटी। अब वहाँ पर ये रॉकेट गिर रहे हैं जाके, और इससे पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने आके वार्न किया। अच्छा, इसके ऊपर हुकूमत ने भी कोई मजम्मत, वो जो शिया सुडानी है वो भी खामोश है। मतलब मुक्तदा सदर, देखें हुकूमत की तरफ, मुक्तदा सदर तो कह रहे हैं कि अमरीकी के सफारत खाने बंद करो, यहाँ से इनको सबको निकालो। अब अमेरिकन फ़ौज वहाँ किसकी, मतलब वो अगर एम्बेसी पे अटैक हो रहा है, और वहाँ पे जो शिया सूडानी जो कि अरब लीग के अंदर भी हैं, जो कि तो वो और मुंतखब हैं वहाँ के वज़ीर आज़म, तो वो यानी ये आप देखें ना, पोस्ट सद्दाम सूरत हाल देखें ज़रा, हमारे सामने ही अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हुआ, अब इराक़ में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, लीबिया में। मैं तो हैरान होता हूँ बाज़ दफ़ा कि वो अमरीकी सफारत खाने पर अटैक हो रहा है। यानी सद्दाम हुसैन भी अमरीकी सफारत खाने पर अटैक नहीं करता अगर वहाँ जब सफारत खाना खुला हुआ था। वो अमरीकी सफारत खाने पे अटैक हो रहा है, और वो मजम्मत बात भी नहीं कर सकते दोबारा कि इस सफारत खाने पे अटैक क्यों हो रहा है। और जनाब रॉकेट्स बरसा दिए आज उन्होंने सफारत खाने के ऊपर। मुक्तदा सदर जो अपोजिशन में है वो कह रहे हैं कि सफारत खाना खाली करो और यहाँ से निकलो। और सूडानी तो आपको पता है, शिया सूडानी से बात की थी सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, वो अगले दिन ईरान पहुँच गए थे, और वो अरब लीग के मेंबर हैं, और ये अरब ममालिक सारे एक साथ हैं। तो अब इशू ये है, तो एक तो मामला ये है कि ये क्या वीटो होती है करारदाद। इस करारदाद को पेश किसने की है? मुत्तहिदा अरब अमारात ने। अब देखें कि किस कदर कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। यूएई जो है उसने करारदाद पेश की है, और उस अच्छा 15 अरकान है ना यूनाइटेड नेशंस के, तो 5 तो मुस्तकिल हैं और 10 जो हैं वो, तो 10 में से 9 की हमायत होना ज़रूरी है और कोई वीटो नहीं होना चाहिए जी। तो फ्रांस, बरतानिया क्या करता है, फ्रांस क्या करता है, सीज़ फायर पे जाते हैं नहीं जाते, वो जो आर्टिकल 99 प्रोवोक किया हुआ है उन्होंने सेक्रेटरी जनरल ने, उसके बाद ये करारदाद यूएई लेकर आया है। इसके नतीजे में क्या मज़ीद क्या वीटो अमेरिका करता है, नहीं करता। इसराइल कह रहा है कि जी हमें तो अमेरिकन ने कहा है कि हम वीटो भी नहीं, हम वीटो कर देंगे इसको। वीटो करेंगे तो फिर उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा, अगले चंद दिनों में क्या होगा। तेज़ी के साथ अलायंसेज इकट्ठे हो रहे हैं, तेज़ी के साथ ये मामला। यूरोपीय यूनियन का पूरा डेलीगेशन, अगर मुझे ये वक्फे के बाद हम बात कर लेते हैं जी, यूरोपीय ईयू का पूरा जो डेलीगेशन है, ये देखें, ये एक बहुत आप समझें कि बड़ी अजब सी बात है कि उनका जो डेलीगेशन है, उनकी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन के साथ, ये जो 23वीं स्लाइड है, ये पहुंचा हुआ है चाइना, ठीक है। और ये जो वॉन डेर लेयन है बड़ी ज़बरदस्त खातून है, इनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, लेकिन इन्होंने एक और बयान बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है जिसमें फटा पड़ा हुआ है। इन्होंने कहा है चंद रोज़ पहले, अभी जाने से पहले, 25वीं स्लाइड में दिखा रहा हूँ, इन्होंने बयान दिया टेलीग्राफ, ये कह रही है कि
बरतानिया को हर हाल में वापस आना पड़ेगा ईयू, ब्रेग्जिट को, ठीक है, इनको मतलब फिक्स आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। मतलब बरतानिया के जो माशी हालात हैं, जो आइसोलेशन है, इन्होंने बयान दे दिया। उसके ऊपर जो है वो ऋषि सुनाक ने रिएक्ट किया 26 लाइन। उन्होंने कहा, सुनाक जो है उन्होंने रिजेक्ट थे वन डर लेडेंस कमेंट्स दैट यूके कुड रीजॉइन। उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आज जो है वो गार्डियन ने एक स्टोरी छापी हुई है। क्या गार्डियन कहता है, नंबर 10 dare not admit it, but Ursula von der Leyen is right. We'll be going back to Brexit. मतलब अंदर ही अंदर, क्योंकि देखें आइसोलेशन में चले गए अच्छा खासा ईयू के, ये पता नहीं किसने मशवरा दिया था, किसने किया था अलग होके बैठ जाओ, मतलब दुनिया से किनार, मतलब वो वापस जाएंगे जी। देखें ना, एक मईशत, मतलब जितने ब्लॉक्स इकट्ठे हैं ना, तो वो ये बदकिस्मती, मैं हमेशा कहता हूँ ये सार ख़त्म हो गया है। ये अगर सार को होता, आप सोचिए कितने मसाइल ये हल होते। ये आप देखें कि कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही होती, कहीं पे जो है ये जो कोविड जब आया उसके ऊपर बातचीत चल रही होती, जो तनाज़ात हैं वो, लेकिन बिल्कुल अगर आप अपने यानी यहाँ से बैठ के उस मुल्क की हमायत कर रहे हैं, कोई भी मुल्क जी, और आसपास जो है वो सब खिलाफ है, तो ये कितनी अजीब सी बात होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जो आने वाले दिन हैं अदालती फैसलों के हवाले से कितने अहम हैं, क्योंकि बहुत से अहम मुकदमात हैं, उनकी समाअत होने वाली है। ये फौजी अदालतों के ऊपर मेरे ख्याल से 9 रुकनी बेंच एक बन गए जी, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या होता है, शेर मरवत साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, खबरें आ रही हैं, और साथ ही ये देखना है कि ये बल्ले के निशान का क्या होता है, ये भी अगले 2-4-5 दिनों में ये तय हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मैंने पहले भी बात की थी ना, कि ये जो मामलात हैं ये ऐसे हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब कुछ चीज़ें उस वक्त तक ठीक नहीं होंगी जब तक एक स्टेबिलिटी, ये जो बाहर से सरमायाकारी आ रही है ये तभी आएगी जब मुल्क के अंदर एक मजबूत हुकूमत किसी भी शक्ल की, जो लोगों को पता होगा ये पुलिस है, ये इसका ये काम है, FBR का ये काम है, ये काम है। ये कराची में देखा आपने जो आग लगी है, तो उसकी मतलब आग लगी है तो वो पूरी बिल्डिंग जल गई, और उसके ऊपर ये ऑर्डर है कि ये बिल्डिंग में तो ये तो इसकी मुरम्मत करवाएं और जाके इसमें रहें, मुरम्मत करवाएं, उस बिल्डिंग का हाल देखें जो है। और मैं एक छोटी सी बात करके फिर आगे निकलता हूँ। चंद रोज़ पहले एयरपोर्ट पे एक साहब से मुलाकात हुई, तो मैं उसमें उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब ये पेपर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा जल्दी से, मैंने कहा फ्लाइट का टाइम हो रहा था, मैंने उनको समझाइएगा, एक फाइल है कि कहते मैं आपको 1 मिनट लूँगा, आप समझ जाएंगे बात। वो उनको तंग कर रहे थे बिल्डिंग कंट्रोल वाले, तो वो अदालत में चले गए, तो उन्होंने कहा कि जी ये 3 मंजिला इमारत गिरा दें। 3 मंजिला इमारत, एक मुकदमा है, अब मुकदमा देखें आप, अदालत ने कहा 3 मंजिला इमारत गिरा दें। नीचे की मंजिल पे खुद रहते हैं मालिक मकान, ऊपर की 2 मंजिलें उन्होंने किराए पे दी हुई हैं। ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं उनके जो किराएदार हैं वो जाके स्टे लेकर आ गए दूसरी अदालत से कि ये घर खाली नहीं हो सकता, और जो पहली अदालत है उसका फैसला बरकरार है कि इस बिल्डिंग को गिराओ। अब वो हर रोज बिल्डिंग कंट्रोल वाले आते हैं, नीचे ठोका ठाकी शुरू कर देते हैं। वो कहता है भाई ये मैं पूरी इमारत कैसे गिराऊं? जो ऊपर वाले दूसरी अदालत में है वो पहली अदालत में जाता है, वो कहते हैं हमारा तो ताल्लुक इससे नहीं है, आप ऊपर की अदालत में जाएं। उस सब मिले हुए हैं और वो उससे पैसे पकड़े जा रहे हैं, उससे पकड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों तुम हमारे खिलाफ गए थे ना बिल्डिंग कंट्रोल में, तो अब जाओ दोबारा। तो यानी अजीब मुकदमा है कि ग्राउंड फ्लोर गिरा दिया जाए, ऊपर की 2 मंजिलें पे स्टे है, और 2 अदालतों के अलग अलग फैसले हैं, और वो लेके घूम रहा है एक आदमी, और उसका ना केस लग रहा है ना कुछ। और वो अजीब इस मुल्क में मामलात हैं जो आप सोचे बंदा तो कहे कि ये किस तरह का ये हो क्या रहा है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो मैंने आपसे कहा ना कि ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, बड़े सारे मामलात हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें यह है कि अमेरिका को ये बात बड़ी हम तो मशवरा ही दे सकते हैं ना जयशंकर जी को जो है,
आप देखें अमेरिका का जो है, यूरोपीय यूनियन वहाँ मौजूद है, अमेरिका वहाँ मौजूद है, उनके सारे सेक्रेटरी ब्लिंकन से लेके सारे लोग चाइना जा रहे हैं, उनके यूरोप के लोग जा रहे हैं, अरब ममालिक सारे, पाकिस्तान तो जाहिर है कि चाइना, शी जिनपिंग अमेरिका आ रहे हैं, उनकी समिट्स हो रही हैं, उनके ताजर मिल रहे हैं, उनके तकरीरों के $40,000 के टिकट बिक रहे हैं। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। ये जयशंकर जी को देखें, एक होता है ना हमेशा प्लान ए प्लान बी, अच्छा वो इनके पीछे भी लगे हुए, FBI आ रही है, कोई पन्नू जो सिख रहनुमा का उधर जो कत्ल पकड़ा गया है उधर से उधर, इनको ये सिर्फ ये थोड़ा सा अपनी रीपोजिशनिंग नहीं होती कि मतलब वो तो देखिए वो तो सब मिल रहे हैं, उनमें कोई जंग नहीं हो छिड़ने वाली। वो यूक्रेन को उन्होंने साइड पर फेंक दिया उठा के, उसके बाद अभी आपके सामने सारा कुछ हो रहा है। सऊदी अरेबिया ने उनसे कहा कि हुती को आते हैं, उन्होंने कहा अच्छा। बात ये सारी कि इसमें ये किस कदर अजीब सी बात है कि उधर यूनिवर्सिटी से कभी वो निकाल देते हैं। अच्छा, अब इसकी कई वजूहत हैं, या तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर क्योंकि लोग मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, टेक्नोलॉजी में आगे पीछे दाएं बाएं, वो तो टैलेंट तो है ना, जो उनकी आप कहेंगे जी वो RSS का एक ख्याल है, उससे हटके इंडिया में टेक, तो वो कहीं ये तो नहीं कि इसको एक इमर्जिंग पावर के तौर पे देख के तो चाहते हैं कि ये लड़ाई होती रहे और ये पड़ोसियों से लड़ते रहें, और ये उस ट्रैप में आके इतना आगे निकल गए हैं कि ये कभी वो क्वाड में लग जाते हैं, कभी वो IMEC के पीछे लग जाते हैं, कभी ये कहीं लग जाते हैं। इनके सामने अजरबैजान के साथ क्या हुआ है, इनके सामने जो है वो इस वक्त ताइवान में कुछ हो जाए तो आपका अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आएगा, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया उनसे मिल रहा है, चाइना से, जापान उनसे मिल रहा है, साउथ कोरिया उनसे मिल रहा है, टोटल यानी इवन इसराइल इतनी आइसोलेशन में नहीं है। इसराइल के साथ भी डट के तो खड़ा हुआ है ना अमेरिका इस वक्त तक, चाहे वो गालियां कोसने दुनिया भर के कहा रहा है वो। मैं इसको इतनी टोटल अगर आप देखें ना कि टोटल आइसोलेशन में, तो उसमें यानी चाबहार भी चली गई, आर्मीनिया भी निकल गया, उधर से जो है वो अफगानिस्तान, उधर से वो हसीना वाजिद, उधर से म्यांमार, उधर से नेपाल, उधर से भूटान, उधर से ये क्वाड ने बनना था, उधर से सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ने आना था, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और उधर FBI आ रही है अगले हफ्ते पूछने के लिए कि भाई ये हमारी सवाल पे कत्ल का वो जो बंदा है उनके हैंड ओवर हो गया। तो ये जो ब्लॉक्स हैं, ये पाकिस्तान तो देखें ना, पाकिस्तान तो एक ब्लॉक पकड़ के वो सही है गलत है अच्छा जो भी कुछ हो रहा है, पाकिस्तान उस ब्लॉक में घुसा हुआ है। अब वो ब्लॉक जो है खुद ब खुद वो ब्रिक्स है, वो SCO है, वो सेंट्रल एशिया है, वो अफगानिस्तान भी ठीक हो जाएगा। कहाँ जाएगा अफगानिस्तान? OIC में बैठने दिया उन्होंने, ये सब सही हो जाएंगे, खुद अपने आप को ठीक करेंगे अफगानिस्तान वाले। अफगान भाई हैं, लेकिन जाहिर है कि वो इतनी बड़ी तवील जंग से निकले, वो सब दहशतगर्दी वगैरह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप देखें कि ईरान रशिया से मिल गया, वो उधर मिल गए, तो तैयब एर्दोगान साथ। अब ये पूरी दुनिया जो है, ये एक तरफ तो वो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, इवन अमेरिका चाइना एक दूसरे के दौरा कर रहे हैं, उनके यूरोप की जो प्रेसिडेंट है वो चाइना पहुंची हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम पहुंचे हुए, नहीं कोई जा सकते, कोई नहीं बात होती तो वो जनाब इंडिया और चाइना की नहीं हो रही। इंडिया को मुझे नहीं पता कि बिल्कुल यानी एक होता है ना कि कोई प्लान B होता है, आप कोई सोचते हैं कि आगे पीछे दाएं बाएं, इस कदर आगे जा चुके हैं कई मामलात पे। मतलब यहाँ पर जो मुल्क यानी अमेरिका ने भी आप देखें कि इसराइल का साथ दे रहा है मुकम्मल तौर पे, लेकिन फिर भी एड ज़रूर भेज रहे हैं उनके। उन्होंने एक अपनी एड हम सीज़ फायर करो, यूं करो, आगे करो, पीछे, वो एक आध बयान इधर से, अच्छा जी इख्तलाफ है हमारे अंदर ये फला, वो कोई ना कोई अपना तो रास्ता दूसरा निकाल के रखते हैं ना। लेकिन ये जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें कितनी अजब सी बात है कि इब्राहिम रईसी और तैयब एर्दोगन और अरब ममालिक और पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान हर जगह है, इनमें हर जगह पाकिस्तान मौजूद है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में भी राइट साइड ऑफ हिस्ट्री में पाकिस्तान है, उधर ये अंदरूनी टर्मोइल ख़त्म हो ना, आपका ये रौला रप्पा जो अंदर पड़ा हुआ है ये ख़त्म हो तो हम आगे निकलें। लेकिन आप देखें कि आप हर जगह पे टर्की, आज़रबाईजान पे आपकी पोजीशन CPEC पे आपकी पोजीशन जो है वो ये OIC के अंदर लाउड, इतनी लाउड पोजीशन कि हुकूमत, सारी सियासी जमातें, सारी मजहबी जमातें और फौज
कोर कॉन्फ्रेंस में वो कश्मीर और फ़लस्तीन का नाम ले रहे हैं। तो बात ये है कि लेकिन इशू ये कि अब राइट है तो हिस्ट्री पे हैं, लेकिन इसमें ये जो टर्मोइल है ना, इंटरनल टर्मोइल, अब बाकी देख के तो अंदर आप वापस पलट के आते हैं तो उधर से उधर ये हो गया, उधर से ये हो गया। तो भुट्टो साहब का मुकदमा भी अगले हफ्ते शुरू हो रहा है, उसमें से पता नहीं क्या उसका फैसला आएगा, क्या होगा। लेकिन ये है कि बस ये अदम इस्तेकाम का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये है कि ये तारीख़ जिस रुख पे जा रही है ना दुनिया की, उसमें ये हमें हरकतें सूझती नहीं है बतौर कौम, जो हम इस वक्त अपने अंदरूनी मामलात को जिस तरह तय कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों पर दोनों वहाँ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।